कथा कहानी किस्सा के हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार। अपना घर, अपने लोग, अपनी जमीन को छोड़कर कौन बाहर जाना चाहता है। कभी जाना पड़ता है तो उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लीजिए सुनिए भानु प्रताप की कहानी खाली हाथ। बस से उतरकर उसने गहरी सांस ली। साफ और ठंडी हवा उसके फेफड़ों से होते हुए उसके अंदर तक समा गई। उसका शरीर ही नहीं, मन भी एकदम ताजा हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि चीड़ के पेड़ों से टकराकर आती खुशबूदार हवा उसे अपने साथ बहाकर कहाँ ले जा रही है। उसने आंखें बंद कर ली और दोनों बाहें फैला ली। मन में खुशी का जो आवेग उठा वो आंखों के रास्ते बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसने खुद को संभाला। क्या कहेंगे लोग? कुछ भी तो नहीं बदला यहां। उसने इधर उधर चारों तरफ देखा। जैसे वो छोड़कर गया था सब कुछ वैसा ही तो है। उसे ठीक वैसा ही एहसास हुआ जैसा उस बच्चे को होता है जो अपने घर का रास्ता भूलकर भटक जाता है और अचानक अपने आप को अपनी गली के मुहाने पर खड़ा पाता है। सड़क से करीब आध पौन किलोमीटर नीचे घाटी में उसका गांव भी वैसा ही दिखाई दे रहा था। उसका अपना गांव बूंग तल्ला। उसने निगाह भरकर अपने गांव की तरफ देखा। वो समझ नहीं पा रहा था इतनी खुशी उसके अंदर आ कहां से रही है। उसकी इच्छा हुई कि काश उसका गांव छोटा सा होता और वो उसे अपनी बाहों में भरकर चूम लेता। गला फिर भर आया पर उसने आंखों को नहीं भरने दिया। प्रधान दादा का मकान, आम का पेड़, देवी का मंदिर, उसे लगा सब उसके ही इंतजार में थे। सड़क से गांव तक उतरता चला गया पथरीला रास्ता जैसे उसी की राह देख रहा था। इतनी दूर से गांव के पत्थर पत्थर के बारे में वो बता सकता है। उसकी आंखें फिर से छलकने को आ गईं। नहीं, उसने अपने मन को समझाया, इतने सालों बाद वो वापस लौटा है, खुद को कमजोर साबित नहीं होने देगा, बिल्कुल नहीं रोएगा। अटैची उठाने के लिए जैसे ही वो झुका, उसे सामने से दिलवर आता हुआ दिखाई दिया। दिलवर सिंह गुसाई, उसका छोटा भाई यानी दिल्लू। पैरों की तरफ झुकते हुए दिलवर को उसने सीने से लगा लिया। कितना सुखदायक, कितना तृप्त करने वाला होता है किसी अपने को सीने से लगा लेना। हजारों शब्द इस स्पर्श के सामने फीके पड़ जाते हैं। इतने सालों का प्यार, शिकायत, गिले शिकवे दिल्लू के आंसुओं के साथ उसे अपने कंधे पर महसूस हुए। उसकी इच्छा हुई कि वो भी हिचकियां ले लेकर रोए, लेकिन नहीं, दिल्लू क्या कहेगा। 6 साल मुंबई में रहकर भी उसने अपने ऊपर नियंत्रण करना नहीं सीखा। उसने धीमे से दिल्लू को अलग किया और दोनों भाई गांव के उतार पर चल पड़े। गांव तक का रास्ता कैसे कटा पता ही नहीं चला। सब कुछ तो पूछ लिया उसने दिल्लू से। एक जवाब पूरा होता नहीं कि वो दूसरा सवाल दाग देता। गांव पास आ रहा है। उसे दिल्लू से बात करके ऐसा लगा कि गांव ठीक वैसा ही नहीं है जैसा वो छोड़कर गया था। काफी परिवर्तन भी हुआ है गांव में। अपना ही दिल्लू जिसे वो 17-18 साल का छोड़कर गया था पहले जैसा नहीं था। काफी बड़ा हो गया था, उसकी आशा से कहीं ज्यादा। रास्ते में कुछ छोटे छोटे बच्चों ने दिल्लू को गुरुजी प्रणाम कहा तो उसे ध्यान आया कि दिल्लू पास के ही किसी स्कूल में मास्टर हो गया है। पिताजी कितना चाहते थे कि वो भी अध्यापक बने। अध्यापन के सुख और गरिमा के उनके उपदेश आज भी उसे याद हैं। चलो, दिल्लू ने तो उनकी इच्छा रखी। अपने घर के बाहर लगा नारंगी का पेड़ उसे कुछ बड़ा और बेतरतीब सा लगा। नीचे आंगन में खड़े होकर जब उसने अपने घर पर भरपूर निगाह डाली तो उसने महसूस किया कि वो किसी प्रौढ़ व्यक्ति जैसी गंभीरता का सामना कर रहा है। अपनी आंखों पर हाथ लगाए सीढ़ियों पर बैठी मां उसे देखने की कोशिश कर रही थी। पास ही एक युवती खड़ी थी। अरे सरोज! धक सा रह गया उसका दिल। फिर से पिघलने के लिए तैयार हो उठा। झट से आगे बढ़कर उसने मां के पांव छू लिए। उसे गले से लगाकर मां फपक कर रो पड़ी। उसे चूमते दुलराते मां उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। सालों से बंधा ममता का सोता अचानक फूट पड़ा था। सरोज कब उसके पैर छूकर उससे लिपट कर रो पड़ी उसे पता ही नहीं चला।
सरोज को देखकर उसे अपने बेटे की याद हो आई। उसे जोर से गले से लगाकर उसने कहा, कैसी है तू लाटी? भाई के मुंह से प्यार के 2 शब्द सुनकर वो और जोर से रो पड़ी। जाने कैसा कैसा हो गया उसका दिल। वो सोचता था कि मुंबई में रहते रहते उसकी भावनाएं मर गई हैं, सूख गई हैं, लेकिन सच में ऐसा हुआ नहीं था। आज वो अपने आप को फिर से भरा भरा सा पा रहा था। चाय पानी के बाद जो आव भगत शुरू हुई तो खुशी और उत्साह धीरे धीरे बाहर छलकने लगा। सरोज की दौड़ धूप, माँ की खाने की तैयारी और दिल्लू की उठापटक सूने से घर में जीवन ले आई। गांव की बड़े बूढ़ों की, चाचियों भाभियों की खैर खबर लेते लेते न जाने कब रात के 12 बज गए। माँ ने जब कहा कि सो जाओ तो किसी की भी इच्छा सोने की नहीं थी। चारपाई पर वो आंखें मूंद कर लेट गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी। माँ की आंखों में मोतियाबिंद उतर आया है। जल्दी ही ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो देर हो जाएगी। आंखों की रोशनी भी जा सकती है। सरोज कितनी बड़ी हो गई है, उसकी शादी का बंदोबस्त भी करना है। शादी तो दिल्लू की भी करनी है। मकान का एक कमरा भी ढहने वाला हो रहा है, उसे भी ठीक करवाना है। क्या इतना आसान है सब कुछ? 6 साल पहले जब वो गया था तब भी परेशानियां थीं और आज भी हैं। मुंबई में अभी उसने फ्लैट खरीदा है। बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। माना कि कमाई है, लेकिन खर्चे भी कम नहीं है। पिछले ही साल जया का भी ऑपरेशन हुआ, काफी खर्च हुआ था उसमें। समस्याएं वहां भी हैं, यहां भी हैं। मां ने धीरे से दरवाजा खोला। उसे ठीक से रजाई उड़ाकर उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और बाहर चली गई। सुबह आंख खुली तो सरोज चाय लिए खड़ी थी। चाय का गिलास लेकर बाहर आया तो पता चला कि दिल्लू पढ़ाने जा चुका है। गांव में कुछ चहल पहल बढ़ी है। मां गाय का गोबर निकाल रही है और सरोज नाश्ते की तैयारी कर रही है। 6 साल पहले ऐसे ही एक सुबह तो निकला था वो। मां पिताजी नहीं चाहते थे कि वो जाए। दिल्लू और सरोज को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई जा क्यों रहा है। वो मां और पिताजी को नहीं समझा पाया था कि वो क्यों जा रहा है, तो फिर छोटे भाई बहनों को क्या समझाता, कैसे बताता कि बीए पास करने के बाद वो गांव में क्या करेगा। अब तक की सारी मेहनत बेकार सी लग रही थी। फिर सतेश्वर चाचा के साथ मुंबई जाने का निर्णय उसने घर वालों को सुना दिया। ऐसी ही एक सुबह तो निकला था वो। फिर मुंबई में शुरू हुआ संघर्ष। कुछ करने की, कुछ पाने की इच्छा बलवती होती गई। एक एक पल, एक एक क्षण का ध्यान है उसे। घर से चिट्ठी आती तो लगता खजाना हाथ लग गया उसके। धीरे धीरे घर की चिट्ठियां भी रूटीन हो गईं। ऐसी ही एक चिट्ठी से उसे पता चला था कि पिताजी नहीं रहे। चिट्ठी मिलने के 15 दिन पहले वो स्वर्ग सिधार गए थे। चाहकर भी वो नहीं आ सका था। कुछ करके, कुछ बन के ही वो घर आना चाहता था। क्या कर सका वो, क्या बना? काश आदमी जैसा है वैसा ही बना रहे तो कितना अच्छा हो। मां की आवाज सुनकर वो उठा। नहा धोकर उसने सोचा गांव की सैर कर ली जाए। उसे पहचानने वाले गांव में बहुत ही कम लोग थे। नाते रिश्तेदारों में मिलता हुआ जब वो घर पहुंचा तो काफी थक चुका था। क्या हो गया है गांव को? सब लोग बूढ़े हो गए हैं। वो उल्लास, वो उत्साह, वो जीवन कहाँ चला गया सब कुछ? रात को खा पीकर सब बैठे तो गप्पें फिर से शुरू हो गईं। बहू और पोते के बारे में मां सब कुछ जानना चाहती थी। सरोज मुंबई और समुद्र में ही मगन थी। दिल्लू जरूर गंभीरता से बैठा था। अचानक उसे अपने इन सब पर प्यार उमड़ आया। मेरा भी तो कुछ दायित्व है, उसने सोचा। उसका प्रस्ताव सुनकर यकायक सब खामोश हो गए थे। उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? नहीं, यही तो कहा था कि सब चलो मेरे साथ। आखिर यहां है ही क्या? ये छोटा सा मकान, 4 खेत, 1 गाय, बस। वहां दिल्लू को नौकरी भी मिल जाएगी। सरोज के लिए अच्छा सा लड़का भी ढूंढ लेंगे। मां ने ही सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। वो बोली, बेटा, ये घर तेरे पिताजी की निशानी है। यहां रहकर मुझे ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं है। यहां जीने की लालसा रहती है। मुंबई में क्या करूंगी मैं मर जाऊंगी वहां। दिल्लू को ही उसने समझाना चाहा तो दिल्लू ने ही उसे रोककर पूछ लिया, भाई तू क्यों आया है यहां? हतप्रभ सा वो क्या जवाब देता? उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर भी कहा उसने, क्यों? क्या ये घर मेरा नहीं है? तुम लोग मेरे नहीं हो? तुम्हारा भला मैं नहीं चाहता? क्या तुम्हारे लिए कुछ करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है?
दिल्लू कुछ देर चुप रहा, जैसे मन ही मन सही शब्दों की तलाश कर रहा हो। फिर उसने कहा, क्यों भाई, क्या ये घर हमारा नहीं है? क्या ये गांव, ये खेत, ये पहाड़ हमारे नहीं हैं? क्या इनके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये सवाल उसके अपने भी थे, लेकिन उसे कभी इनके उत्तर नहीं मिल पाए। शायद दिल्लू ने इनके जवाब ढूंढ लिए थे। आज वो वापस जाने को तैयार है। 1 हफ्ता होता ही कितना है। माँ और सरोज से विदा लेते समय उसका दिल भर आया। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को काबू में किया। माँ कह रही थी, अगली बार बहू और बेटे को लेकर आना। अगली बार? कब? सड़क की चढ़ाई तक वो दिल्लू से एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसे लगा कि उसने मुंह खोला तो वो रो पड़ेगा। सड़क पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद बस आ गई। दिल्लू ने पैर छुए और पहुंचते ही चिट्ठी भेजने के लिए कहा। उसने गांव की तरफ एक बार फिर से देखा और अटैची लेकर बस में चढ़ गया। बस में चढ़ते ही ये एहसास और तेज हो गया कि उसका सब कुछ पीछे ही छूटता जा रहा है। अपने घर से, अपने लोगों के बीच से वो खाली हाथ जा रहा है। बस कंडक्टर जब टिकट देने उसके पास पहुंचा तो उसने देखा शहरी सा दिखने वाला ये आदमी दोनों हाथों में चेहरा छिपाए हिचकियां ले ले के रो रहा था। खाली हाथ। अभी आप भानु प्रताप की लिखी ये कहानी सुन रहे थे। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दर्ज करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।